नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नौवीं का विषय है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का भाग है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमने पिछले क्लास में पहला और दूसरा अध्याय पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अध्याय, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी एक चुनौती, एक समस्या है निर्धनता। निर्धनता किसे कहते हैं? गरीबी को कहते हैं। व्यक्ति को वो स्थिति, जिस स्थिति में अपना भरण पोषण वो नहीं कर सकता है, मूलभूत आवश्यकताओं की वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति की वो स्थिति जो रोटी कपड़ा और मकान जिस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता है, उस व्यक्ति की वो जो स्थिति होती है गरीबी कहलाती है, और वो व्यक्ति गरीब कहलाता है, और गरीबी को निर्धनता कहते हैं। भारत देश में आजादी के समय से ये निर्धनता एक समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है। इसके साथ और भी कई समस्याएं हैं, निर्धनता है, बेरोजगारी है, इसके साथ मुद्रास्फीति है, खूब सारी समस्याएं हैं। लेकिन आज हम जो इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं वो हमारी समस्या है निर्धनता अर्थात गरीबी। निर्धन जो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता वो गरीब कहलाता है, और उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। भारत में ये गरीबी बहुत अधिक है। भारत में निरक्षरता लगभग भारत में 25% निरक्षरता है, और भारत में गरीबी भी 25% है। अर्थात भारत की जनसंख्या का प्रत्येक चौथा व्यक्ति निरक्षर है, और भारत की जनसंख्या का प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका मतलब निरक्षरता और गरीबी के आपस में गहरे संबंध है। जो व्यक्ति अशिक्षित होता है वो अधिक गरीब होता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जिसको कौशल का ज्ञान होता है, जो किसी न किसी के बारे में जानता है, वो उसको रोजगार मिल जाता है। लेकिन अकुशल श्रमिक या अशिक्षित श्रमिक उसको रोजगार कम मिलता है, तो वहां उनके चारों तरफ ये गरीबी अधिक पाई जाती है। अगला है निर्धनता के प्रकार, अर्थात ये गरीबी कितने तरह की होती है। गरीबी दो तरह की होती है, एक सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिस स्थिति में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, अर्थात से रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा भी उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? ऐसा व्यक्ति जिसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति की तुलना में वो उपभोग कम करता है, दूसरे व्यक्ति की तुलना में वो आय कम प्राप्त करता है। ऐसी जो गरीबी होती है वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। निरपेक्ष गरीबी सामान्यतः विकासशील देशों में पाई जाती है, पिछड़े हुए देशों में पाई जाती है, जबकि सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में पाई जाती है, धनाढ्य देशों में पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य तुलनात्मक गरीबी है, अर्थात एक व्यक्ति स्कॉर्पियो लेकर घूमता है, लग्जरी गाड़ी लेकर घूमता है, लेकिन वो गरीब माना जाता है विकसित देशों में, क्योंकि उसका पड़ोसी एरोप्लेन में घूमता है, उसका पड़ोसी हेलीकॉप्टर में घूमता है। ऐसी स्थिति में लग्जरी गाड़ी वाला हेलीकॉप्टर घूमने वाले की तुलना में कम उपभोग करता है, उसकी तुलना में उसकी कम आय है, तो वो गरीब माना जाता है। ऐसी स्थिति को वो सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जबकि विकासशील देशों में मूलभूत आवश्यकता जिसको नहीं प्राप्त होते वो गरीब माना जाता है। इस तरह से गरीबी को दो भागों में बांटते हैं। एक तो है निरपेक्ष गरीबी जो मुख्य रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है, दूसरी सापेक्ष गरीबी जो मुख्य रूप से विकसित देशों में पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वह है निर्धनता को मापने के पैमाने। किस तरह से गरीबी को मापा जाता है? पहला उपाय ये है उपभोग के आधार पर। जो व्यक्ति जितना उपभोग अधिक करता है वो उतना ही धनाढ्य होता है, जो व्यक्ति कम से कम उपभोग कर पाता है वो उतना गरीब होता है। अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की जिस व्यक्ति को पूर्ति नहीं हो पाती है वो गरीब कहलाता है, और जिसको मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य वस्तुएं जो उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं, विलासिता की वस्तुएं भी हैं, इस तरह से वो धनाढ्य कहलाता है। तो पहला जो मापने का जो पैमाना है वो है उपयोग के आधार पर, और दूसरा है आय के आधार पर। अर्थात वैश्विक निर्धनता मापने का जो तरीका है आय के आधार पर। जो विश्व की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है वो अमेरिका की मुद्रा डॉलर के मुकाबले, डॉलर की तुलना में जो कम उपभोग कर पाता है, जिसकी कम आमदनी है, जिसकी कम आय है, वो गरीब कहलाता है। ये सामान्यतः देशों के बारे में पैमाना लागू किया जाता है, और डॉलर से जो अधिक उसके पैमाने से बराबर होता है, अधिक हो पाता है, वो धनाढ्य होता है। सामान्यतः ये वैश्विक निर्धनता को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमने गरीबी के बारे में पढ़ा, गरीबी के प्रकार के बारे में पढ़ा, गरीबी को मापने के तरीकों के बारे में पढ़ा। अगला हमारा बिंदु है निर्धनता के कारण। ये गरीबी होती है क्यों?
किसी भी देश में जो गरीबी होती है उसके होने के क्या कारण है? तो पहला है विकास दर की धीमी होना। किसी भी देश में जो विकास का स्तर है वो तीव्र गति से नहीं हो पाता है। तीव्र गति से नहीं होने की वजह से रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार नहीं मिलने की वजह से आमदनी नहीं होती है, और आमदनी नहीं होने की वजह से, आय नहीं होने की वजह से वहां में गरीबी होती है। तो गरीबी होने का पहला कारण है विकास की दर का स्तर धीमा होना। ऐसा सामान्यतः विकासशील देशों में या पिछड़े हुए देशों में ऐसा होता है। दूसरा है रोजगार की कमी। जब तक विकास का स्तर नहीं बढ़ता है तब तक रोजगार वृद्धि नहीं होती, और रोजगार वृद्धि नहीं होती है तो आमदनी नहीं होती है, और आय प्राप्त नहीं होती है, लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि नहीं होती है, और स्वतः ही गरीबी हो जाती है। तीसरा जो बिंदु है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अगर रोजगार में वृद्धि हो जाए, विकास की गति बढ़ जाए, लेकिन उसके अनुपात में अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाती है तो आय में वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप जो लोगों का जीवन स्तर है वो नीचे चला जाता है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से भी गरीबी होती है। आय की असमानता। कुछ लोग होते हैं जो अधिकतम संसाधनों पर नियंत्रण किए हुए हैं, और कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाते हैं। ऐसे अमीर लोग होते हैं जो अधिकतर संसाधनों के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम संसाधन होते हैं जिसके ऊपर अधिक लोगों का नियंत्रण होता है। ऐसी स्थिति में आय की असमानता होती है। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे माइंस हैं, खाने हैं, बहुत सारा भूभाग है, खेत है, लेकिन इस तरह से इतने संसाधनों से भी कम पर अधिक जनसंख्या, अर्थात दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसकी 20% जनसंख्या 80% संसाधनों पर स्वामित्व रखती है, जबकि इसके विपरीत 80% जनसंख्या 20% संसाधनों पर स्वामित्व रखती है। ऐसी स्थिति में वहां पर आय की असमानता होगी, और जब आय की असमानता होगी तो स्वतः ही उस देश में, उस क्षेत्र में, उस गांव में गरीबी आएगी। अगला है संसाधनों का असमान वितरण, जो हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद में अनियमित रोजगार। रोजगार भी समय पर नहीं मिलता है, मिलता है तो निश्चित समय अवधि के लिए नहीं मिल पाता है, वर्ष भर नहीं मिलता है। कभी मौसमी बेरोजगारी आ जाती है, कभी अल्प बेरोजगारी आ जाती है, कभी छुपी हुई बेरोजगारी आ जाती है। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त समय में, पूरे समय रोजगार नहीं मिलने की वजह से भी गरीबी आती है। कौशल का अभाव। पिछड़े हुए देशों में, विकासशील देशों में लोगों में कौशल का अभाव होता है, और कौशल का अभाव होने की वजह से वो कोई नवसर्जन नहीं कर पाते, कोई नया उत्पादन नहीं कर पाते, जिसलिए उसको आमदनी नहीं प्राप्त होती। वो संसाधनों कमी। जिस तरह से विकसित देशों में भूभाग बड़े बड़े होते हैं, कृषि फार्म बड़े होते हैं, उत्पादन अधिक होता है, नई तकनीक का प्रयोग होता है, मशीनरी का प्रयोग होता है, लेकिन जो छोटे देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, विकासशील देश हैं, अधिक जनसंख्या होने की वजह से जो भू संसाधन है, जो भूमि के जोत है वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इतना उत्पादन नहीं होता, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो टिक नहीं पाते, जिसकी वजह से आमदनी नहीं होती। अन्य कारण क्या है? कुछ ऐसे सामाजिक कारण होते हैं जिसके वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। दिखावा में विश्वास करते हैं, आडंबर में विश्वास करते हैं, जिससे कर्जा लेकर भी ऐसे विवाह समारोह पर मूर्ति बहुत खर्च कर लेते हैं, जिसके वजह से गरीबी आ जाती है। तो आज हमने पढ़ा निर्धनता एक चुनौती है। निर्धन किसे कहते हैं? जो मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति की स्थिति को निर्धनता कहते हैं, और उस व्यक्ति को निर्धन कहते हैं। निर्धनता के दो प्रकार होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। और उसके बाद निर्धनता किस तरह से मानते हैं? उपयोग के आधार पर और आय के आधार पर। और फिर पढ़ा निर्धनता के क्या कारण है? विकास दर का धीमा होना, रोजगार का कम होना, जनसंख्या वृद्धि होना, सामाजिक कारण होना, भूजोतों का कम होना, इस तरह से खूब सारे कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी का होना पाया जाता है। इस तरह से हमने गरीबी के बारे में पहला कालांश पढ़ा। इसके बाद अगला जो है, इस गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो गरीबी को दूर करने के उपाय अगले कालांश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।